नमस्कार। रागांग की श्रृंखला में आज हम आपके सामने मल्हार अंग के अंतर्गत एक और राग को लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है राग मेघ। इस राग को हम मेघ मल्हार के नाम से भी जानते हैं। विद्यार्थियों की अक्सर जिज्ञासा रहती है कि रागांग को जानना क्यों ज़रूरी है, या किसी राग में रागांग का कितना महत्व है, या क्या केवल रागांग मात्र जानने से राग को गाया बजाया जा सकता है। देखिए, इसका एक सरल तरीका जो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी वो है कि जब हम रागांग की बात करते हैं तो रागांग, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, रागांग मतलब राग का अंग, और वो अंग यदि किसी अन्य राग में प्रयोग हो रहा है तो हम कहते हैं उस राग का अंग इस राग में आया, यानी वो रागांग जो है वो इस राग में आया। रागांग के प्रयोग से एक तो ये बात बहुत स्पष्ट रूप से आती है कि उसका एक उसको कैटेगरी कहें, या उसको एक उसको स्वरूप कहें, या उसको एक वर्ग विशेष के अंतर्गत हम उसको डाल सकते हैं, और राग को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे मैंने इस श्रृंखला के आरंभ में आपको भैरव अंग के अंतर्गत रागों के बारे में बताया, या कल्याण अंग के अंतर्गत रागों के बारे में बताया, और सारंग अंग के अंतर्गत रागों को बताया, इसी प्रकार अब हम मल्हार अंग के अंतर्गत रागों को बता रहे हैं। तो हम जब रागांग को लेकर राग को जानते हैं तो राग का स्वरूप, उसका एक एनालिसिस जो हम कहें राग का, वो पूरी तरह से हम सामने कर सकते हैं। और जब राग को गाते हैं या बजाते हैं, या आप अक्सर जब किसी भी कार्यक्रम में किसी भी कलाकार को किसी भी राग को गाते बजाते आप सुनते हैं तो उस राग को पहचानने में ये रागांग बड़ी मदद करते हैं। ऐसा तो संभव नहीं हो सकता कि कोई भी संगीत का विद्यार्थी जो है वो किसी राग को सीख रहा है और उसको वो सीखने के बाद उसको एक बंद डब्बे में रख दे। वो राग निरंतर उसके अंदर कहीं ना कहीं घूमता है, और जब उसके स्वरूप से वो पूरी तरह से उसकी जानकारी उसको मिलती है तो ये स्वाभाविक है कि यदि वो कहीं पर उस राग को गाते हुए या बजाते हुए सुनता है तो वो कहीं ना कहीं उसको मिलाने की कोशिश करता है कि इस राग को जो कलाकार गा रहा है या बजा रहा है तो इसमें कौन से स्वर मिलते हैं, या वो स्वर जो है क्या मैंने उन स्वरों से युक्त कोई राग सीखा है। इस प्रकार से मिलान वो करता है और राग को पहचानने की कोशिश करता है। इस मिलान की जो बात कहूँ या राग की पहचान की बात कहूँ, यहाँ पर रागांग बहुत मदद करते हैं हमें। ये राग को सुनते ही यदि वो अंग सामने आता है तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये इस कैटेगरी का या इस वर्ग का राग होगा। जैसे मैं मल्हार की बात करती हूँ तो मल्हार में म रे प, ये जो स्वर समूह है ये मल्हार अंग है, और मल्हार अंग जो है उनके रागों में मध्यम पर अक्सर देखा गया कि मध्यम जो है वो बहुत प्रोमिनेंट आता है। तो ये मल्हार की जो एक खासियत है ये इसको सारंग अंग से या सारंग अंग के रागों से अलग करता है। नहीं तो कैसे हम उसको उनमें अंतर कैसे हम जान पाएंगे। इसके लिए अंगों का जानना ज़रूरी होता है, और हम इन रागों को, इन जो हमने श्रृंखला आरंभ की है रागांग की, इसके अंतर्गत जो राग हैं मैं उनको पहले भी बहुत विस्तार से बहुत अच्छे से मैं आपको उसको समझाने का प्रयास मैं कर चुकी हूँ। अब उन्हीं रागों को करते हुए तब मैंने आपको राग का आरोह अवरोह पकड़, राग का स्वरूप, राग का स्वर विस्तार किस प्रकार किया जाए, कैसे न्यास किया जाता है, किन किन स्वरों पर न्यास किया जाता है, कैसे उनके पलटे होती हैं, किस प्रकार से तानों को बनाया जाता है, बंदिश में कैसे उन आलाप या तानों का प्रयोग किया जाता है, ये सब मैंने आपको विस्तार से बताया।
अब इस चीज को जानने के बाद आप एक और चीज उसमें ऐड करें कि रागांग, यानी उस राग को गाते हुए उस राग में कौन कौन से विशिष्ट ऐसे अंग हैं जो किसी और राग की झलक देते हैं या किसी और राग का मुख्य अंग है जो उस राग में प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से एक और चीज ऐड हो गई। हम जब कहते हैं कि आरोह अवरोह पकड़, पकड़ भी हमने जान ली, लेकिन उसमें यदि कोई किसी भी राग का एक अंग है तो वो एक और चीज ऐड हो जाती है। और ये ऐड करना या उसमें ये शामिल करना, ये क्यों, ऐसा प्रश्न आएगा कि ये शामिल क्यों किया जाता है। जब हम राग का विस्तार करते हैं तो राग के विस्तार में हम उन अंगों का प्रयोग करते हैं जो उस राग में प्रयोग हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि वो अंग आने से वो राग एक तो अन्य रागों से अलग होगा, दूसरा राग के विस्तार में हमें बहुत सहजता, यानी हमारे पास एक वेरिएशन होगा। हम राग को गा रहे हैं, उसके आरोह अवरोह को हम गा रहे हैं, लेकिन कहीं पे इस प्रकार के अंगों से का प्रयोग करने से राग का स्वरूप तो आता है, और साथ में राग के आलापचारी में या राग के विस्तार में, बंदिशों को गाने में एक विविधता कहें या एक वेरिएशन, वैरायटी कहें, वो आएगी जो बहुत सुंदर प्रतीत होती, न केवल कलाकार को बल्कि श्रोताओं को भी जो है वो आनंद देती है। तो ये बहुत सरल लगता है, लेकिन इसको करते 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 ही उस पर जो है आप कह सकते हैं कि अपना पूरा अधिकार किया जा सकता है। तो ये प्रश्न कुछ विद्यार्थियों ने, कुछ जिज्ञासुओं ने मुझे भेजे कि ऐसा रागांग को करने की क्या आवश्यकता है। रागांग श्रृंखला के अंतर्गत आप जिन रागों को बता रहे हैं, कुछ रागों को आप पहले भी बता चुके हैं, तो रागांग के अंतर्गत उन रागों को क्यों? तो इस क्यों का आपको मैं उत्तर दे रही हूँ कि जब हम रागांग की दृष्टि से राग को देखते हैं तो सहज सी बात है कि राग का स्वरूप, राग का जो एक कहते हैं वो एरिया जो है वो और वाइड हो जाता है और समझ में आने लगता है। राग तो अथाह सागर है, राग को तो हम जितना गाएं, कभी कभी हम जब किसी राग को गाते हैं तो एक कलाकार उस राग को कैसे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे उस राग को गाता चला जाता है। क्या उसको कहीं पर बोरियत नहीं लगती, या क्या वो बार बार उस चीज़ को रिपीट करता है? जी नहीं। एक कहते हैं कि क्रिएटिविटी, यानी कुछ नई उपज, कुछ नया, उसी वक्त कल्पना शक्ति जो है वो कार्य करती है, और इन स्वरों के आधार पर, इन रागांगों के आधार पर जो है वो कल्पना शक्ति के द्वारा उस समुद्र में तैरता है और वो विस्तार करता चला जाता है। राग का आनंद न केवल वो लेता है बल्कि सुनने वाला भी उसका आनंद लेता है। तो ये एक रहस्य की बात है कि कोई भी राग, हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, मैं ये नहीं कहूँगी कोई अन्य संगीत पर, क्योंकि मेरा विषय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत जो राग हैं, जो रागों का संसार है, वो अपने आप में इतना वृहद है कि वो एक राग को हम कई दिनों तक गाते रहें तब भी उस राग की हम कहें कि हम ये नहीं कह सकते कि वो राग हमें पूरी तरह से आया। राग तो करते 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 उसमें पूरा रमना पड़ता है, राग का आनंद तभी आता है। और जब आप रियाज करते हैं तो एक लंबे समय तक आप रियाज करते हैं, तब जब आप उसका प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसमें से आपका कहते हैं ना, क्रीम को प्रेजेंट करते हैं, जो हमारा एक निचोड़ है उसको प्रेजेंट करते हैं। तो मेरा भरपूर ये प्रयास रहता है कि किसी भी चीज़ को आप, चाहे वो रागों का शास्त्रीय पक्ष हो, चाहे वो रागों का क्रियात्मक पक्ष हो, दोनों पक्षों को आपको अच्छे से जानना चाहिए, और तभी आप राग का शास्त्रीय पक्ष, उसका पूरा हम थ्योरेटिकल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं थ्योरेटिकल, पूरा हम राग को समझ पाएंगे, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल, क्रियात्मक, कैसे उसको जो हमने कहा है, जो हमने पढ़ा है, उसको कैसे हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, ये भी जानना आपको आने लगेगा। स्वर जो हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, राग जीवंत है, राग को महसूस किया जा सकता है, राग का अनुभव, तभी तो इन स्वरों में कहते हैं जान है। ये हैं कहने को 7 स्वर हैं, या उनके विकृत स्वरों के विकृत स्वरूप को लेकर हम कहते हैं कि 12 स्वर हैं।
तो 12 स्वरों में ऐसा क्या है कि वो इतने अनगिनत रागों को बनाते हैं, अनगिनत भावों को जागृत करते हैं। तो उन स्वरों के ये अलग अलग तरीके, अलग अलग विशेषताएं लिए हुए जो है जब उनका प्रयोग होता है तो रागों का स्वरूप और अधिक खिलकर सामने आता है और तभी हम उसका आनंद लेते हैं। हर समय एक ही राग है। मेघमल्हार की हम चर्चा करें, मेघमल्हार एक कलाकार गाएगा, उसका राग अलग होगा, दूसरा कलाकार गाएगा और राग वही, स्वर वही, सब कुछ वही है, लेकिन जो उसकी प्रस्तुति होगी वो पहले वाले कलाकार से बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि वो अपना संसार इन स्वरों के आधार पर अपना संसार बसा रहा है और उसकी अपनी एक पेंटिंग है, उन स्वरों को लेके अपनी वो पेंटिंग बना रहा है। इसी प्रकार से किसी अन्य कलाकार को वही राग गाने बजाने को कहा जाए तो वो अपनी अलग पेंटिंग बनाता है। पेंटिंग का मतलब उसका अपनी, उसकी कल्पना शक्ति, लेकिन इस कल्पना शक्ति में डिसिप्लिन का होना, अनुशासन का होना, या मैं कहूँ कि शास्त्रीयता का होना, शास्त्र को फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए तो इसको शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। तो ये जो प्रश्न कुछ विद्यार्थियों ने पूछे थे, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी इस जिज्ञासा को मैं कहीं उस तक पहुँची होंगी कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जब आप स्वयं रियाज़ करेंगे या अच्छा गाना बजाना सुनेंगे तो आपको ये जो मैं आपको बताती हूँ इन लेक्चर्स के माध्यम से, तो वो आपको, आप उनसे जोड़िए, आपको राग समझ में भी आएगा और उसके अभ्यास करने में आपको बहुत सुविधा होगी, क्योंकि आपने राग को समझा है। समझकर यदि हम उसको प्रैक्टिस करेंगे तो सहज सी बात है कि हम उस चीज़ को, उसमें उसके आनंद में रमेंगे। तो किसी भी ललित कला का जो एक उद्देश्य होता है वो उस आनंद को प्रदान करना होता है, तो ये राग उस आनंद को प्रदान करते हैं। अब हम आते हैं हमारे मुख्य विषय पर, क्योंकि बीच बीच में कुछ प्रश्न आते हैं तो मुझे लगता है कि प्रश्नों का भी उत्तर जो है वो विद्यार्थियों को देना चाहिए। राग मेघमल्हार की बात करते हैं। राग मेघमल्हार को मेघ के नाम से भी जाना जाता है। जैसे शब्द अपने आप में बताता है, मेघ यानी बादल। बादल की बात करें तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इस राग को हम वर्षा ऋतु से जोड़ सकते हैं। वर्षा ऋतु में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी हम कहें कि घनघोर घटा छा रही है, पानी बरस रहा है, या काली घटा छा गई, या पेड़ पौधे जो हैं वो पूरी तरह से भीग गए हैं, नदी नाले सब पानी से भरे हुए हैं, तो या हम इसको थोड़ा इस प्रकार से लेके हमारे जो मन की जो भावना है उसको हम तो फील कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हमारा मन भीग गया, लेकिन हम इस प्रकार का जब वर्णन करते हैं तो मन भीगे, तन भीगे, इस प्रकार के भाषा का भी, इस प्रकार के साहित्य का भी हम प्रयोग करते हैं। तो वर्षा ऋतु में एक अलग तरह की उमंग है, वर्षा ऋतु में एक अलग तरह का गंभीरता भी है। वर्षा ऋतु में जहाँ एक श्रृंगार रस में, जहाँ संयोग श्रृंगार में बहुत खुशी, बहुत उमंग, बहुत उत्साह है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार में विरह भी है, गंभीरता भी है, वहाँ पर एक अलग तरह का भाव है। तो ये सभी भाव जो है इन रागों में अभिव्यक्त होते हैं। मेघमल्हार एक ऐसा राग है जो कि गंभीर प्रकृति का राग है। मेघमल्हार जो है ये काफ़ी थाट के अंतर्गत ये राग आता है। इस राग के जो स्वर है वो हम थोड़ा सा इसको आपको बताते हैं। आप देखिए, उन स्वरों को सुनकर भी आपको उसका एक भाव जो है वो आपको सामने आएगा। जो मैं कह रही हूँ कि राग में एक तरह से गंभीरता है, चंचलता नहीं है, राग में गांभीर्य है, तो वो भाव इन स्वरों से सामने आता है।
पनि सा नि रे रे नि पा पनि रे सा नि सा रे रे मा रे पा मा रे पा मा रे मा रे नि पनि रे मा पनि सा रे सा। आप देखिए स्वरों में कितना ठहराव है, कहीं जल्दीबाजी नहीं है स्वरों में। नि सा रे मा पा पा मा रे पा मा रे मा पनि पा मा रे नि पनि रे पनि सा। इस प्रकार का आंदोलन, इस प्रकार का ठहराव स्वरों में, इस प्रकार का मींड का प्रयोग होना स्वरों में, ये इस राग की खासियत है। सर मा रे पा मा रे मा पनि 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 पा मा रे मा पनि पनि सा नि पनि पा मा रे मा पनि मा पनि सा नि मा पा पा मा रे मा पनि रे सा। तो राग के स्वर अपने आप में बता रहे हैं कि राग में कितना गांभीर्य जो है वो इसका स्वरूप है, कितनी शांति है, और एक तरह से कहें कि स्वर बड़े खूबसूरत तरीके से एक दूसरे को साथ लेते हुए मींड से जो है स्वर आ रहे हैं। और जब इसका ऋषभ का प्रयोग होता है तो ने रे ऐसा कण जो है मध्यम का ऋषभ पर लग रहा है, रे और ये वास्तव में क्या है, मरे। अब जब हम गाते तो हम हर बार तो ये नहीं कहेंगे ने रे मरे मरे, ये सुनने में आकार में बहुत अच्छा लगे, लेकिन कण के रूप में हर बार हम उस स्वर को प्रयोग नहीं करेंगे, या हम क्या उसको हम उच्चारण उसका नहीं करेंगे। कण स्वर का मतलब होता है, कण का मतलब एक छोटा सा पार्टिकल जिसे हम कहें, तो इसका मतलब उस स्वर का तो प्रयोग होना है, लेकिन बहुत थोड़े तरीके से, जो एक छूते हुए जो है आना। तो ऋषभ जो है मध्यम का सहारा लेते हुए, मध्यम का कण लेते हुए आ रहा, मध्यम को छू कर आ रहा, मध्यम का उस पे बहुत अधिक प्रभाव है। आप देखिए वही स्वर है ने रे, फर्क है ने रे, फर्क हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है और उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। रे पा मा रे
तो ये आपका मल्हार अंग आया, जिस श्रृंखला के अंतर्गत हम इन रागों को बता रहे हैं। रे पा म रे नी पा म प ने रे 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 पा म रे ने म प ने सा। यदि हम इसको इस प्रकार से इस अंग का प्रयोग नहीं करते तो कहीं ये सारंग की जैसे लगेगा। ने सारे मारे रे मारे मा पानी प मारे ने सा। तो कहीं वृंदावनी सारंग से बहुत मिलेगा, लेकिन वृंदावनी सारंग और मेघ में अंतर क्या है कि वृंदावनी सारंग में आरोह में यानी चढ़ते वक्त जो है चढ़ी हुई निषाद यानी शुद्ध निषाद का प्रयोग है, और अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग। ये अपने आप में वृंदावनी सारंग से अलग करता है। ने सारे रे पा म रे रे म प नी प म रे। सवाल और जवाब, जहाँ कहा गया है नी पा, जवाब क्या है मारे मा पनी सा नी पनी पमारे रे मा पनी पमारे पामारे। एक तो मींड से जब मध्यम से हम ऋषभ पर आ रहे हैं, ये एक अलग विशिष्टता है, और उसके साथ हमें एकदम से रे रे मारे रे पा मारे ये जो अंग है इसको लगा देना चाहिए, तभी वो मेघ मल्हार के स्वरूप को एकदम सामने रखेगा। नहीं तो कहीं कहीं जो है हम इस भ्रम में भी आ जाएंगे कि कहीं ये वृंदावनी सारंग तो नहीं, क्योंकि वृंदावनी सारंग में भी मींड का प्रयोग किया जाता है। नी सा रे म प नी सा नी प म रे नी सा। सिर्फ शुद्ध निषाद का प्रयोग करें तो आपका वृंदावनी सारंग हुई। आरोह में शुद्ध निषाद नी सा रे म प नी सा नी प म रे म प म रे ने रे म प म रे ने सा। वृंदावनी सारंग रे म म प म रे प म रे ने प ने ने सा रे ने सा। तो राग तो एक जैसे हैं, उन्हीं स्वरों से अलग अलग राग बने, कैसे इनमें आपस में डिफरेंस है ये जानना जरूरी है। अब एक और राग आता है, राग मदमाद सारंग, जिसके बारे में मैं सारंग अंग के अंतर्गत आपको बहुत विस्तार से बता चुकी हूँ, और मदमाद सारंग और मेघ में क्या अंतर है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप जो एक भाव राग का आता है वो अपने आप ये स्वरों के द्वारा ही वो भाव आता है। स्वर अपने आप में कहते हैं कि देखिए मेरा ये नेचर है, ये जो भाव उत्पन्न हो रहा है मेरा, जैसे हम कहते हैं ना कि एक ही चेहरे के जुड़वा हैं, या हम कहें कि ट्रिपलेट्स हैं, तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल एक ही जैसे हैं, कोई उनमें अंतर नहीं नज़र आ रहा, लेकिन फिर भी उनमें अंतर है। उनके स्वभाव में अंतर है, उनकी आदतों में अंतर है, उनके बोलने के तरीके में अंतर है, उनकी रुचियों में अंतर है। तो ये कैसे जाना जाएगा? जब उनको विस्तार से उनको बहुत नज़दीक से उनको यदि हम जानेंगे तभी हमें उनमें अंतर पता चलेगा। तो रागों में भी ये है, विद्यार्थी अक्सर जो है वो दो रागों में कन्फ्यूजन उनको क्रिएट होती है, या मैं कहूँ कि जब वो अपनी परीक्षा दे रहे होते हैं तो अक्सर एक राग को मदमाद सारंग गाते गाते वो अचानक मेघ पर चले जाते हैं, मेघ गाते गाते वो वृंदावनी सारंग के पर चले जाते हैं। तो यदि इस प्रकार से उनको बताया जाए कि देखिए ये राग है, ये राग इस कॉम्बिनेशन से बनता है, इस राग में ये स्वर समुदाय जो है वो राग द्योतक है, नहीं रागों में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो राग के स्वरूप को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थी के लिए ये बिल्कुल भी हम कहें कि मुश्किल नहीं होगा कि उस राग को वो समझ ना सके, और उसको समझते हुए वो अपना रियाज करेगा। तो मैं ये इस बात के लिए पूरी तरह से सहमत हूँ कि वो राग उसको बहुत अच्छे तरीके से आएगा।
और बाकी तो बात है कि कितना वो रियाज करे, कितनी वो साधना करे, कितना वो समय दे, उस पर डिपेंड करता है। उसकी आवाज़ जो है उतनी अच्छी बनकर सामने आएगी, या वो यदि वाद्य पर उसका अभ्यास करता है तो उसका अभ्यास भी एक बहुत सुंदर परिणाम के रूप में सामने आएगा। तो ये राग मेघ मल्हार में मैंने आपको बताया कि उसका स्वरूप ये होगा, यहाँ मल्हार अंग आता है। इसके जो वादी और संवादी की हम बात करें तो षड्ज इसका वादी सर्वसम्मति से माना गया है, और कुछ विद्वान इसकी पंचम को इसका संवादी मानते हैं, कुछ मध्यम को इसका संवादी मानते हैं। जब हम इसको गाते हैं, इस राग को गाते हैं, तो राग को गाते हुए हमें बहुत चीज़ समझनी चाहिए कि किस प्रकार से यदि हम किसी स्वर की बात करते हैं उसका कैसे प्रयोग हो रहा है। नी रे रे पा रे नी बन सा रे पा रे। मध्यम पर विश्रांति इसको अपने आप जो है सारंग से अलग करती है। तो वो विश्रांति, जैसे हम कहते हैं कोई एक विशिष्ट किसी राग की जो विशिष्टता है, स्वर का उसका अपना एक स्वरूप है, या किसी व्यक्ति की कोई विशिष्ट आदत है, वो उसको अलग बनाती है अन्य लोगों से। तो ऐसे ही राग भी है। तभी तो कहा जाता है कि राग जीवंत है, राग को जिया जा सकता है। तो ये नॉर्मली हम कहते हैं कि जब किसी भी कला को या किसी भी विषय की मैं बात कहूँ, हर विषय को जब उसमें डूबा जाता है, जब उसको समझा जाता है, तभी वो रुचिकर भी होता है, और उसको एक जीवन शैली में भी उसको हम अपना सकते हैं। इसके अंतर्गत जैसे मैंने आपसे बताया कि ये इस राग में और भी वैरायटी कहे या कहें कि मेघ मल्हार को अलग अलग तरीके से भी विद्वान लोग गाते हैं। कुछ लोग इसमें निषाद को शुद्ध भी लेते हैं कभी कभी। कुछ लोग इसमें धैवत का भी प्रयोग करते हैं, अल्प प्रयोग, जिसमें कि पंडित भातखंडे जी ने भी क्रमिक पुस्तक मालिका में एक दो इस प्रकार से उदाहरण दिए हैं जहाँ पर कि धैवत का भी प्रयोग हुआ है। लेकिन हमें ये एक जो आजकल जो प्रचलित जो मेघ मल्हार है उसके हिसाब से यदि हम देखें तो कोमल निषाद का ही प्रयोग अधिकतर विद्वान करते हैं। यानी नी सा रे पा रे रे मा प नी पा मा प नी सा रे। अब ऋषभ पर जा रहे हैं, रे 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 नी मा प नी सा। तो ऋषभ पर भी गए, चाहे वो तार सप्तक में गए, तब भी हमने मध्यम का कर्ण लगाना है। नी मा प नी सा रे 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 पा मा रे नी मा प नी सा नी प नी प म रे पा म रे नी मा प नी सा। तो ये राग मेघ मल्हार का अपना एक स्वरूप था जो उसको अन्य मल्हारों से अलग करता है, जहां मैंने मल्हार अंग बार बार गाकर आपको स्पष्ट रूप से बताया है। आगे हम मेघ मल्हार की चर्चा कुछ और करेंगे।